नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि आपका पेट एग्ज़ाम आने वाला है, बाकी जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आजकल एग्ज़ाम में आप सब एग्ज़ाम में एक कॉमन पोर्शन आप सबको पता है, कॉमन पोर्शन रहता है क्या? आपका जैसे सामान्य विज्ञान तो सब में आता है। अगर हम सामान्य विज्ञान की बात करें तो इसमें आपको 3 चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। एक क्या? एक आपको पढ़ना पड़ता है इसमें भौतिक विज्ञान, दूसरा आपको इसमें पढ़ना पड़ता है जीव विज्ञान और तीसरा है आपका रसायन विज्ञान। ठीक है। तो आपको जहाँ तक जो भी आप प्रीवियस पेपर्स लगाते होंगे या फिर कोई भी एग्ज़ाम अगर आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करते होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर सबसे ज़्यादा पोर्शन या फिर सबसे ज़्यादा नंबर किसी में आते हैं तो वो है आपका जीव विज्ञान वाला जो पोर्शन है, यानी कि बायोलॉजी वाले पोर्शन से आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन बनता है या फिर फंसता है, आप ये कह सकते हैं। तो आजकल सिलेबस कैसे दिया जाता है और क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका है वो आज यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक एग्जांपल हम लेते हैं सुपर टेट का। सुपर टेट का जैसे वैसे आपका यहाँ पर जीएस के पोर्शन में या फिर हम कह सकते हैं विज्ञान के पोर्शन में आपका सुपर टेट से लेकर के लगभग जितनी भी जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं, लाइक पेट, लाइक एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, मतलब जो भी जहाँ पे भी जीएस का पोर्शन में विज्ञान आता है, हम ओवरऑल सिलेबस को लेकर चलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं पहले सुपर टेट के सिलेबस को। तो सुपर टेट में आपने देखा होगा कि आपके सिलेबस में है जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण तथा पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन। देखिए यहाँ पर सिलेबस किस तरह से दिया जाता है। अब यहाँ पे मानव शरीर आपने दिया है आपके सिलेबस में, मानव शरीर। तो मानव शरीर पोर्शन से क्या बायोलॉजी का कोई पोर्शन छूट रहा है? आप देखिए मानव शरीर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। मानव शरीर में आपको पढ़ना पड़ेगा पाचन तंत्र, मानव शरीर में आपको पढ़ना पड़ेगा रुधिर एवं रुधिर परिसंचरण तंत्र, मानव शरीर में आपको पढ़ना पड़ेगा उत्सर्जन तंत्र, मानव शरीर चैप्टर में ही आपको पढ़ना पड़ेगा कंकाल तंत्र, मानव शरीर में ही आपको पढ़ना पड़ेगा, इस तरह के मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं वो इसमें इंक्लूड हो गए हैं। देखने में आपको सिलेबस कम लग रहा है कि जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, इतना ही हमारा सिलेबस है। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे सुपर टेट के, जो भी अभी 2 या 3 एग्जाम्स हुए हैं सुपर टेट के, आप उसमें देखे होंगे कि उसमें उत्सर्जन तंत्र से आया है क्वेश्चन, उसमें आपका पाचन तंत्र से क्वेश्चन आया है। ठीक है। तो इस तरह से सिलेबस रखने का ये है कि वो किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। तो तैयारी आपको ओवरऑल पूरी जितनी बायोलॉजी में जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सबको आपको तैयार रखना है। तो यहाँ पर हम बायोलॉजी का ऐसा कोई पोर्शन स्टार्ट हम बायोलॉजी से करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के पूरे चैप्टर्स एकदम बढ़िया तरीके से मिलेंगे। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? हमारा स्टार्ट होगा बायोलॉजी से, बायोलॉजी के पोर्शन से। तो आप देखेंगे बायोलॉजी में जो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं, आपने देखा होगा कि क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आ रहे हैं। हम पहले वो चैप्टर्स को हमने कवर किया है कि यहाँ पर कोशिका एवं कोशिकांग से आता है, ऊतक से, जीवों का वर्गीकरण एवं पादप आकार की, सजीवों के लक्षण से आता है, पादप एवं जंतु हार्मोन्स आपने देखा होगा, हार्मोन्स चैप्टर से भी काफ़ी क्वेश्चंस फंसते हैं। आप हार्मोन्स में आपका आ जाएगा जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जैसे अग्नाशय हो गया और बाकी भी जितनी ग्रंथियाँ, पीयूष ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई, इन सबसे रिलेटेड चीज़ें आपका हार्मोन्स में आ जाएगा। पाचन तंत्र आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपका पाचन तंत्र और भोजन के अवयव नाम का चैप्टर जो है आपके बायोलॉजी में, इससे फंसता है। और कुछ विशेष जंतु एवं पौधे के विषय में भी आता ही है, सुपर टेट वाले जानते होंगे। और बाकी एग्जाम्स में भी अब लगभग इन सभी चैप्टर्स से आता है। मानव रोग आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो भी प्रीवियस ईयर बच्चे लगाते होंगे उन्हें पता होगा कि हमारे ये सब चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सब से कितना हमारा कवर होगा हमारे मार्क्स। तो यहाँ पर श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, भोजन, तो इन सब चैप्टर्स को हम इस पूरे सीरीज़ में कवर करेंगे। लेकिन हमारा शुरुआत होगा, हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो शुरुआत हम करेंगे पाचन तंत्र से। सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने एग्जाम के हिसाब से देख लीजिएगा क्या क्या सिलेबस आपका मैच कर रहा है। वैसे यहाँ पे अदर एग्जाम्स की बात करें, जैसे पेट आपका आने वाला एग्ज़ाम है, पेट जैसे हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बाकी सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपके इन चैप्टर से अगर कोई चैप्टर हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाँ इस चैप्टर से भी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, यहाँ ये जो आपके चैप्टर्स लिखे हुए हैं ना, इस चैप्टर
आप इतने चैप्टर अगर पढ़ लेते हो कॉन्टिन्यूसली और इतने चैप्टर्स आपको तैयार है, तो इसके बाहर बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? हमारा स्टार्ट होना है पाचन तंत्र जो चैप्टर है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम्स में वो पाचन तंत्र से शुरू होते हैं। तो हम सबसे पहले पाचन तंत्र में पढ़ेंगे क्या कि पाचन होता क्या है। ठीक है, जैसे हमारा पूरा चैप्टर का नाम अगर हम देखें तो हमारे चैप्टर का नाम है क्या? पाचन तथा पोषण। पाचन तथा पोषण। तो हम स्टार्ट करेंगे पोषण से। तो पोषण क्या होता है? अगर हमसे पूछा जाए पोषण होता क्या है, तो पोषण क्या होता है अगर हमसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो पोषण होता है विभिन्न खाद्य पदार्थों से हमें जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यानी कि जीवों द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया ही कहलाती है क्या? पोषण। तो पोषण के आधार पर हम देखते हैं जंतुओं यानी कि या फिर पूरे जीवों को, जीव जगत को पोषण के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला भाग हमारा क्या होता है? वो जीव जो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं उन्हें हम स्वपोषी जीव कहते हैं, और जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम कहते हैं परपोषी जीव। ठीक, तो अब आप सोच रहे होंगे इतनी आसान चीज़ें तो एग्जाम में आएंगी नहीं, तो लेकिन हमको शुरुआत एकदम बेसिक से करनी है, फिर धीरे धीरे हम उस लेवल पे जाएंगे जहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। स्वपोषी का मतलब आपको पता है क्या होते हैं? जैसे कि हरे पेड़ पौधे, जो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद से बना पा रहे हैं उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी। और ये स्वपोषी होते क्यों है? क्योंकि इनमें पाया जाता है क्या? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये कर पाते हैं क्या? जिसकी वजह से ये कर पाते हैं प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। इसी वजह से हम इनको रखते हैं किसमें? स्वपोषी में। अब परपोषी की बात करें तो परपोषी नाम से ही पता चल रहा है, परपोषी यानी अपने पोषण के लिए जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जो दूसरों पर निर्भर हैं, उनको हम नाम देते हैं क्या? परपोषी जीव। अब परपोषी जीव हमेशा अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषियों के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे कि जो भी जीव जंतु हुए वो अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए हमेशा डिपेंड रहते हैं किस पर? स्वपोषी जो जीव हैं यानी कि पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। लेकिन हमें पता है कि परपोषी में सभी जंतु आ जाते हैं। सभी जंतु मतलब हमारे पर्यावरण में जितने भी जंतु हैं वो सब आ जाते हैं किसमें? परपोषी में। हरे पौधे जो हैं, जैसे हरे पौधे में क्या आपका स्वपोषी में क्या आ जाएंगे? जैसे शैवाल आ गया, और जो भी कुछ हरे पौधे हैं वही तो हैं केवल स्वपोषी। लेकिन जंतुओं की इतनी बड़ी दुनिया है और वो सब अगर डायरेक्ट पेड़ पौधों को खाने लगेंगे तो क्या पौधों का कोई संख्या हमारी पृथ्वी पर बचेगी? बिल्कुल नहीं बचेगी। अगर सब मान लीजिए हरे पौधे हैं तो इसलिए प्रकृति ने कुछ ऐसा डिसाइड किया है कि सारे जंतु जो हैं वो डायरेक्ट हरे पौधे को ना खा पाएँ। इस तरह से पूरा सिस्टम किया गया है कि कुछ जंतु हैं जो सीधे हरे पौधे को खाते हैं। जैसे मान लीजिए हिरण है, ये हरे पौधे को खा रहा है तो हम हिरण को किस में रखते हैं? हम हिरण को रख देते हैं शाकाहारी में। ठीक, अब सब तो डायरेक्ट हरे पौधे को खाएंगे नहीं, और हिरण को कौन खा रहा है? मान लीजिए हिरण को खा लिया किसने? शेर ने खा लिया, तो शेर को हम रखते हैं किसमें? मांसाहारी में। और कुछ जंतु ऐसे हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने मन के हैं, मतलब जब उनका मन करेगा तो वो हरे पौधे भी खा सकते हैं, जब उनका मन करता है तो वो खा सकते हैं किसको? शाकाहारी को भी खा सकते हैं। मतलब क्या आप समझेंगे कि कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ हरे पौधे को खाते हैं, कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे जंतुओं के फ्लैश यानी दूसरे जंतुओं के मांस से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ जंतुओं का समूह ऐसा है जो कि दोनों चीज़ों को खाते हैं, जिनको हम कहते हैं क्या? जिनको हम नाम देते हैं सर्वाहारी। यानी सर्वाहारी ऐसे जंतुओं का समूह है जो कि मांस को भी खा सकते हैं और दूसरे जंतुओं के मांस को भी खा सकते हैं, और वो सीधे हरे पौधे को भी खा सकते हैं। अब जैसे आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? जैसे कि कॉकरोच हो गया, कुत्ता हो गया, मानव हो गया, ये किसमें शामिल है? तो आपका सर्वाहारी में जैसे कौन हो जाएंगे? जैसे हो गया कॉकरोच हो गया। ठीक, आपका कॉकरोच भी एक सर्वाहारी जीव है। कॉकरोच के अलावा कौन? जैसे कुत्ता हो गया यानी डॉग, और मनुष्य, ये सब आते हैं सर्वाहारी में। मतलब ये पौधों को भी खा सकते हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी खा सकते हैं, और वक्त पड़ने पर ये मांस से भी अपना पोषण
प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पोषण। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एग्जाम में इस तरह कितने आसान क्वेश्चंस बनेंगे कि शाकाहारी क्या होता है, मांसाहारी क्या होता है, सर्वाहारी क्या होता है। तो आप भूल जाइए, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में बनने वाला नहीं है। लेकिन क्योंकि हम पोषण पढ़ रहे थे तो हमको एक बेस से पढ़ना था, तो इसकी वजह से हम ये पढ़ रहे थे। तो जैसा हमने बताया कि स्वपोषी की संख्या कम है, परपोषी जीव ज़्यादा है, तो यानी सारे परपोषी सीधे पौधों पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। तो परपोषियों की एक बहुत बड़ी दुनिया है। ठीक है, अगर परपोषियों की बात करें तो आपके एग्जाम में आता है कि बताइए अपर्दाहारी किसे कहते हैं। अपर्दाहारी, तो अपर्दाहारी किसे कहेंगे, आप लिख लीजिए। अपर्दाहारी किसे कहते हैं, जंतुओं का वह समूह जो मिट्टी में उपस्थित खनिज पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसको अपर्दाहारी कहते हैं। यानी मृदा में उपस्थित खनिज पदार्थों से जो अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उनको हम कहते हैं अपर्दाहारी। अब दूसरा एक समूह अगर देखें हम, अपर्दाहारी के अलावा दूसरा समूह होता है आपका कैनिबल। अगर हम कैनिबल की बात करें, कैनिबल एग्जाम में आता है, क्या होता है, तो कैनिबल जंतुओं का ऐसा समूह होता है जो ज़रूरत पड़ने पर अपने पोषण के लिए अपनी ही जाति के जंतुओं या फिर अपनी ही संतानों से पोषण की प्राप्ति करते हैं। जैसे हम बात कर लें किसकी, सांप की बात कर लें, बिच्छू की बात कर लें, ये सब अपने ही बच्चों से यानी अपने ही संतानों से अपने पोषण की प्राप्ति करते हैं, तो इनको हम कहते हैं कैनिबल। आपके अपर्दाहारी में क्या आ जाएगा, अपर्दाहारी जैसे आपका हो गया केचुआ, अपर्दाहारी में आपका केचुआ आता है। अपर्दाहारी में आपका आता है इस तरह के जो भी जंतु होंगे जो खनिज पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उनको हम अपर्दाहारी कहते हैं। कैनिबल आपको पता है, जैसे सांप और बिच्छू जो अपने ही संतानों से भोजन की प्राप्ति करते हैं, उनको हम कैनिबल कहते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पोषण में, पाचन तथा पोषण से इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि अपर्दाहारी में क्या आता है, कैनिबल किन जंतुओं का समूह है, और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अपघटक क्या होते हैं, तो अपघटक उन जंतुओं का समूह होता है जो सड़े गले पदार्थों से अपने भोज्य पदार्थों की प्राप्ति करते हैं। देखो, आप सुने होंगे एक कि अपघटक क्या होता है। ठीक है, तो अपघटक कैसे जंतु होते हैं, जंतुओं का वह समूह जो अपने पोषण की प्राप्ति के लिए सड़े गले तथा मृत पदार्थों पर जिनकी डिपेंडेंसी होती है, उनको हम कहते हैं क्या, अपघटक। ठीक है, तो पोषण से कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्राप्त होंगे। अभी तो आपको केवल चल रहा है इंट्रोडक्शन इसका, बाकी आपका जब एक सीरीज शुरू हो जाएगी इन चैप्टर्स की, तो आपको बहुत ही ये सिस्टमैटिक तरीके से ये सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी आपका ये एक तरह से इंट्रोडक्शन था पोषण का। अब आप पाचन का देख लेते हैं कि पाचन क्या होता है। तो पाचन के बारे में अगर हम जानना चाहें, पाचन क्या होता है, तो पाचन का मतलब क्या, भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयव में कन्वर्ट करना ही कहलाता है क्या, पाचन। क्योंकि जो हम भोज्य पदार्थ लेते हैं वो हमारा जटिल अवस्था में रहता है, और जब हम उसके शरीर के अंदर यानी अपने आहार नाल में जब हो जाता है तो वो सरल अवस्था में कन्वर्ट होता चला जाता है। तो यानी भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयव में कन्वर्ट करना ही कहलाता है क्या, पाचन। तो जटिल अवयव को सरल अवयव में परिवर्तित करना। ठीक है, तो यही होता है पाचन। तो हमको पता है हमारे भोजन के अवयव कितने होते हैं, तो होते हैं मेनली हमारा होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट होता है, आपका होता है क्या, विटामिन होता है, और होता है क्या, वसा हम लेते हैं, और होता है क्या हमारा प्रोटीन होता है, और होता है हमारा विटामिन होता है। विटामिन के अलावा हम लेते हैं जल तथा खनिज लवण, जल तथा खनिज लवण। तो हमने कहा जटिल को सरल में चेंज करना पाचन होता है। तो अब हमको ये समझना रहेगा कि जो हम ये भोजन अवयव ले रहे हैं, भोजन के अवयव ले रहे हैं, इसमें से कौन कौन से ऐसे अवयव हैं जो जटिल अवस्था में हैं और जिनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सिर्फ आपके ये तीनों, यानी पाचन की पूरी अवस्था कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और वसा के लिए होती है, क्योंकि ये ही तीनों हैं जो अपने जटिल अवस्था में हैं और इनको कन्वर्ट करना पड़ता है इनके सरल अवस्था में। बाकी आपका प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, जल तथा खनिज लवण हो गया, ये पहले से ही अपनी सरल अवस्था में रहते हैं, इनको
उनको फिर से और सरल अवस्था में कन्वर्ट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर हम देखें यहाँ पर आपका जैसे यहाँ पे विटामिन की जगह आपका होगा प्रोटीन, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, यही तीनों आपके जटिल अवस्था में होते हैं। यानी हमको कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन को और वसा को, क्योंकि यही तीनों ऐसे हैं जो अपने जटिल अवस्था में पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट अगर जटिल अवस्था तो इसकी सरल अवस्था क्या होगी? तो कार्बोहाइड्रेट को सरल अवस्था में बदलने के लिए इसको बदलना पड़ता है ग्लूकोज में। प्रोटीन को हम बदलते हैं किसमें? अमीनो अम्ल में बदलते हैं। और वसा को किस में बदलते हैं हम? वसा को बदलते हैं हम वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में। ठीक, तो इसका मतलब क्या, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि बताइए निम्नलिखित में से किस भोज्य पदार्थ से हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो देखिए ऊर्जा की प्राप्ति हमको उन्हीं पदार्थों से होगी जो अपने जटिल अवस्था से सरल अवस्था में परिवर्तित होंगे। यानी जटिल से सरल अवस्था में परिवर्तित होते समय उनमें से कुछ ऊर्जा निकलती है और वही ऊर्जा हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में दे दिया जाए कि बताइए ऊर्जा की प्राप्ति हमको किनसे होती है, पहला ऑप्शन आपको दे दिया गया क्या? प्रोटीन। दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया गया क्या? विटामिन। और तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया क्या? जल। और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया है खनिज। और पूछ लिया है कि बताइए इनमें से किस भोज्य पदार्थ से हमको ऊर्जा की प्राप्ति। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि किस भोज्य पदार्थ से हमको ऊर्जा की प्राप्ति हो रही होती है, प्रोटीन, विटामिन, जल या खनिज लवण। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है। बहुत लोगों को रहता है कि विटामिन से भी हमको ऊर्जा मिलती है, कुछ लोगों को लगेगा जल से भी मिलती है, कुछ को लगेगा खनिज लवण से ही, लेकिन वो बिल्कुल गलत होगा। ना हमको विटामिन से किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं मिलती। इसको हमको बैठा कर रखना अपने दिमाग में कि विटामिन, जल और खनिज लवण से हमको किसी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। हमको ऊर्जा मिलती है किससे? इसमें से प्रोटीन से। ठीक है, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, केवल इन्हीं तीनों से हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। फिर अब सवाल उठता है कि विटामिन, जल और खनिज लवण फिर हम क्यों लेते हैं? तो आपको पता है कि विटामिन हमको विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे किसी भी एक विटामिन की कमी हो जाती है, तुरंत हमको कोई ना कोई रोग हो जा रहा है। विटामिन ए की कमी हो रही तो हमको रतौंधी हो जा रही है, बी की कमी हो रही है, मतलब अलग अलग विटामिन की जैसे ही कमी हो रही है आपके शरीर में तुरंत एक रोग हो जा रहा है। इसका मतलब विटामिन क्या करते हैं? हमारे शरीर में हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं हमको विभिन्न रोगों से बचाने का काम कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो विटामिन हमको सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। ऐसे ही जल का आप अभी बहुत काम पढ़ेंगे। जल जो है वो हमारे ताप नियमन में सहायता करता है, मतलब हमारे बॉडी का बाहरी वातावरण से जो ताप नियमन रहता है उसमें सहायता करता है। जल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा भी हमारे डाइजेशन में, यानी अगर जल नहीं रहेगा तो हमारा भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। जल का हमारे ब्लड का मोस्ट ऑफ द पार्ट किससे मिलकर बना हुआ है? जल से। तो जल के बहुत काम है, लेकिन जल से हमको ऊर्जा नहीं मिलती, इसको हमें ध्यान में रखना है। और खनिज लवण भी हमारे लिए एक तरह से सुरक्षा का काम करता है। ठीक है, एक तरह से ये आपका अभी एक इंट्रोडक्टरी क्लास था, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर इंट्रोडक्शन अभी क्लासेस का हो रहा है। आपको ये पूरी क्लास बहुत प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हमको पढ़ना है वो चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो क्योंकि हमको इतनी चीज़ें पता चल गई हैं कि पाचन का मतलब होता है क्या, कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही कहलाती है क्या? पाचन। तो यानी अब हमको समझना होगा कि क्योंकि मनुष्यों का पाचन ही आपके एग्जाम में आता है, क्योंकि अलग अलग जंतुओं में पाचन की प्रक्रिया अलग अलग अंगों में होती है, अलग अलग उनमें प्रोसेस होता है। तो अगर हम पूछा जाए कि जो मनुष्य का पाचन तंत्र होता है, यानी मनुष्य का पाचन पूरा कंप्लीट कहाँ पर होता है, तो हमारे अंदर हमारे पूरी इस यानी कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित करने के लिए एक विशेष अंग होता है जिसको हम कहते हैं क्या? आहार नाल। ठीक है, यानी हमारे पाचन की पूरी प्रक्रिया कहाँ पर कंप्लीट होती है? आहार नाल में पूर्ण होती है। अब आहार नाल में हमारी पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो रही है तो हमको समझना पड़ेगा, देखो अगर हमको मनुष्य का पाचन पढ़ना है तो हमको दो चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। एक हमको पढ़ना पड़ेगा आहार नाल के अंग, और दूसरा हमको पढ़ना पड़ेगा क्या? सहायक अंग। ठीक,
यानी आहार नाल के अंग पढ़ेंगे। आहार नाल में सिर्फ वही अंग आते हैं जहाँ जहाँ से हमारा भोजन होकर गुजरता है, यानी मुख गुहा में गया, मुख गुहा से ग्रसनी में गया, ग्रसनी से ग्रास नली में गया, ग्रास नली से आमाशय में गया, आमाशय से छोटी आंत में गया और छोटी आंत के तीनों पार्ट पढ़ेंगे, फिर बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत के तीनों पार्ट पढ़ेंगे। यही इतनी चीज़ें हमारी आएंगी किसमें, आहार नाल में, ठीक है। और सहायक अंग में मतलब जो आहार नाल के अंगों को अपना कार्य करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं, उनको हम किसमें पढ़ेंगे, सहायक अंग में। अब यहाँ पर हम थोड़ा डायग्राम देख लेंगे तो हमारी बातें और क्लियर हो जाएंगी कि मैं किस तरह की क्या बात कर रही हूँ, कि ये आहार नाल क्या है, ये सहायक अंग क्या है, इस तरह की पूरी चीज़ें हमको भी समझ में आ जाएंगी। यानी हम पाचन तंत्र को 2 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम क्या, आहार नाल, और दूसरा पढ़ेंगे क्या हम, इसके सहायक अंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। अब आहार नाल की अगर हम बात करें तो आहार नाल देखिए हमारा कुछ, कोशिश करते हैं आपको समझ में आए। आहार नाल की अगर हम बात करें, ये आपका है, इस तरह के हम डायग्राम को थोड़ा डायग्राम से समझेंगे तो हमको आसानी होगी समझने में कि हमारा भोजन। देखिए आप ऐसा पढ़िए कि आपको रटना ना पड़े, ठीक है। आप जब चीज़ों को समझ के पढ़ते हैं तो आपको रटना ना पड़े। आप एक चीज़, क्योंकि हमारा अब जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट्स रहते हैं, मतलब ढेर सारे सब्जेक्टों की संख्या रहती है, इतने ढेर सारे सब्जेक्ट रहते हैं, तो हमको पढ़ाई ऐसी करनी पड़ेगी कि हम चीज़ों को समझ कर पढ़ें, कि एक बार पढ़ लें तो हमको बार बार वही चीज़ें ना पढ़नी पड़े, ठीक है। बस आप एक बार रिवाइज़ करें और आपको याद आ जाए कि हाँ हाँ ये चीज़ें ऐसे ऐसी होती हैं। क्योंकि अगर आप रटे रहेंगे तो एक बार तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, लेकिन क्योंकि वो रटे हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो आपका वो पढ़ना ना पढ़ना बेकार हो जाता है। क्योंकि आजकल एग्जाम्स की डेट्स इतनी डिले हो रही हैं, फिर दोबारा मान लीजिए आपका एग्जाम की डेट डिले हो गई, फिर आपने उसको पढ़ने की कोशिश की तो आप सब कुछ भूल ही रहते हैं। तो आप ऐसे समझ के पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक। तो यहाँ पे हम आहार नाल पढ़ रहे हैं। तो आहार नाल को जब हम एक डायग्राम से पढ़ते हैं तो चीज़ें हमको ज़्यादा समझ में आती हैं। तो देखिए हमारा भोजन, पहले हमने कहा आहार नाल पढ़ना है, तो हमने कहा आहार नाल में वही वही अंग आते हैं जहाँ जहाँ से भोजन होकर गुजरता है। तो ये हमारा मुख गुहा है, यानी सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, हमारे मुख गुहा में जाता है। ये हमारा है क्या, ग्रास नली। अभी आपको ग्रसनी के बारे में बताएंगे, लेकिन आप यहाँ पर समझिए ये क्या, हमारा ग्रास नली। ग्रास नली से भोजन कहाँ पर जाता है, हमारे आमाशय में जाता है। और आमाशय के अभी हम तीनों पार्ट्स, अलग से हम आमाशय के बारे, अभी हम अलग से सभी अंगों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी मुख गुहा के बारे में, हम जिह्वा के बारे में पढ़ेंगे, दांत के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में आता है कि जैसे हम मुख में हमारा भोजन गया तो पूछता है कि मुख में किस चीज़ का पाचन स्टार्ट हो जाता है, तो मुख गुहा में हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी 5% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारी मुख गुहा में ही हो जाता है। फिर मनुष्यों के दांतों के विषय में भी पूछता है कि मनुष्य में द्विबार दंती की संख्या कितनी होती है, एक बार दंती की संख्या कितनी होती है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। तो मुख गुहा में केवल मुख गुहा नहीं पढ़ेंगे हम, यहाँ पर लार जैसे पूछ लेता है कि लार में उपस्थित टाइलविन एंजाइम का क्या काम है, लाइपेज आपका लार में उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम का क्या काम है, डायस्टेज एंजाइम का क्या काम है। तो अब क्वेश्चन देखो, सिलेबस आपका वही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के तरीके में अब बदलाव आ गया है। तो आपको उसी तरह से पढ़ाई भी करनी पड़ेगी जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यानी कि लाइसोजाइम भी लार में है, डायस्टेज भी लार में है, टालविन भी लार में है, आपके लार में ही है। तो अब सबके काम अलग अलग हैं। तो आपने केवल इतना पढ़ लिया, मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अब आपसे पूछ लिया कि आपका लार में उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम का क्या काम है, तो आपने वही बता दिया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जबकि लाइसोजाइम का काम क्या होता है, जीवाणुरोधी। यानी हमारे भोजन में अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया, कोई जीवाणु का ग्रोथ हो गया है, तो लाइसोजाइम उनको किल करने का काम करता है, यानी जीवाणुरोधी का काम लाइसोजाइम का होता है। जबकि डायस्टेज और टालविन के बारे में आप पढ़ेंगे, ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। आप लार में पढ़ेंगे म्यूलिन जो होता है, वो हमारे भोजन को चिपचिपा बनाने का काम करता है। मतलब लार में भी आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है, आप सब कुछ पढ़े रहोगे, लेकिन जब तक आप कंप्लीट स्टडी नहीं करोगे, एग्जाम में आपके क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। तो ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली के बाद भोजन आमाशय में आता है, आमाशय के बाद भोजन कहाँ पर, आपको ये जो सर्कुलर संरचना दिख रही है, ये होती है हमारी क्या, ये होती है हमारी छोटी आंत। यानी इसके बाद भोजन कहाँ पर जाता है, हमारी छोटी आंत में आता है। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ पर जाता है, हमारी यहाँ पे गुजरते हुए फिर यहाँ पर हमारा भोजन आता है कहाँ पर, बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में आपसे पूछा जाता है कि अपेंडिक्स संरचना कहाँ पर पाई जाती है, तो अपेंडिक्स जो संरचना होती है वो हमारे बड़ी आंत के सीकम वाले पार्ट में पाई जाती है। अब यहाँ पे बड़ी आंत से भोजन जाएगा और यहाँ पर मलाशय में भोजन इकट्ठा होता है और उसके बाद समय समय पर गुदा द्वार से भोजन बाहर निकाला जाता है।
जाता रहता है। ठीक, अब इंग्लिश वाले समझेंगे कि मुखगुहा को बकल कैविटी कहते हैं, ग्रास नली को आप कहते हैं क्या, ओइसोफेगस नाम देते हैं, आमाशय को आपको पता है क्या, स्टमक है हमारा, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, मलाशय का मतलब रेक्टम, ठीक है, एनस, अपेंडिक्स को अपेंडिक्स की कहते हैं, ये हमारा यकृत है यानी कि जिसको हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं, ये हमारा पित्ताशय है जिसको हम इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा आप जल्दी जल्दी यहाँ पर समझ लेंगे, आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर बहुत स्पीड हो गई है, आपको ये क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से मिलने वाली, लेकिन ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो आपको केवल यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं या फिर पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पर भोजन मुखगुहा से होते हुए ग्रास नली में आएगा, पहले ग्रसनी में जाता है, उसके बाद ग्रास नली में आता है। तो यहाँ पर ग्रसनी वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा है नाक छिद्र और ये है हमारा मुखगुहा। ठीक, अगर क्लियर हो रहा हो तो यही नाक छिद्र से हमारा वायु जाता है और मुखगुहा से क्या जाता है, भोजन। ठीक, यहाँ से वायु गया, वायु और भोजन दोनों आकर मिलते कहाँ पर हैं, तो जहाँ पर मिलते हैं उसको हम कहते हैं ग्रसनी, यानी इंग्लिश में हम कहते हैं इसको फेरिंग्स। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ऐसी आहार नाल में जब हम संरचना पढ़ते हैं तो वो कौन से एग्जाम में आता है क्वेश्चन इस तरह का, किस जगह पर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर भोजन तथा वायु दोनों आकर मिलते हैं, तो ग्रसनी एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर वायु प्लस भोजन दोनों आकर मिले हैं ग्रसनी में। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से डिवाइडेशन शुरू होगा, इधर हमारा आएगा क्या, ग्रास नली, और उधर जाता है यहाँ यानी इस तरफ जाएगा क्या, यहाँ पर हमारा जाता है वायु नली। ठीक है, तो वायु नली की अगर हम बात करें तो जब हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो वहाँ वायु नली के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमको पढ़ना है क्या, ग्रास नली के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर आप बात ये उठती है कि यहाँ पर तो भोजन और वायु दोनों हैं, यानी ग्रसनी वाले पार्ट में भोजन वायु दोनों है, तो भोजन यहाँ से डायरेक्ट ग्रास नली में ही क्यों आता है। ठीक है, भोजन नाक छिद्र में भी तो वापस जा सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप में एक, आप जब अपने माउथ को ओपन करके देखते हो तो एक ट्रायंगुलर शेप की छोटी सी टंग टाइप की चीज़ आपको लटकती हुई दिखती है, तो उसको हम कहते हैं यवला। ठीक है, वो यवला जो संरचना होती है, यवला का काम क्या होता है, भोजन को नाक छिद्र में जाने से रोकना। ठीक है, जब हम भोजन कर रहे होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा जब आप भोजन करते हैं तो आप सांस उस समय नहीं लेते हैं, सांस थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, जब भोजन अंदर चला जाता है तो फिर आप सांस लेते हैं। तो वो यवला जो होती है वो रास्ते को ब्लॉक कर देती है यहाँ पर, जिससे कि भोजन सीधे कहाँ पर आए, ग्रास नली में आए, लौट कर वो नाक छिद्र में ना जाने पाए। ठीक है, अब भोजन वहाँ से आते हुए कहाँ पर जाएगा, ग्रसनी में। अब जो वायु आती है वो वायु सीधे कहाँ पर जाती है, वायु नली में जाती है। अब बात ये उठती है कि वायु यहाँ पर, क्योंकि वायु भोजन दोनों है, तो वायु कैसे डायरेक्ट यहाँ पर जा रही, वायु यहाँ पर क्यों नहीं आ रही, मतलब वायु नली में ही वायु क्यों जाती है, ग्रास नली में क्यों नहीं आती है। तो यहाँ पर हमारी एक संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस, ठीक है, एक संरचना पाई जाती है जिसको हम यहाँ पे क्लियर लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं एपीग्लॉटिस। तो एपीग्लॉटिस का क्या काम होता है, वो भोजन को वायु वो वायु को ग्रास नली में आने से रोकता है। आपके एग्जाम में अगर आ जाएगा कि यवला का क्या काम है, तो यवला का काम होता है भोजन को नाक छिद्र में जाने से रोकना। और अगर पूछ लिया एपीग्लॉटिस का क्या काम होता है, तो एपीग्लॉटिस का काम होता है वायु को ग्रास नली में जाने से रोकना, मतलब वायु नली में ही जाए, ग्रास नली में ना जाए, ये काम कौन करता है, हमारा एपीग्लॉटिस। ठीक, अब यहाँ पे हमको एपीग्लॉटिस का काम समझ में आ गया, यवला का काम समझ में अब तो समझ में आ गया होगा कि ग्रसनी क्या होता है, ग्रास नली क्या होता है। तो क्योंकि ग्रसनी एक तरह से देखा जाए यानी फेरिंग्स देखा जाए तो ये श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों में हमको पढ़ना रहता है। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका जो है यहाँ ग्रास नली ये वाला पार्ट डायरेक्ट बनाए हैं आपके, उसके ऊपर रहता है क्या, ग्रसनी, और ग्रसनी में वायु तथा भोजन दोनों का संवहन होता है, यानी ग्रसनी है एक ऐसा पार्ट है जो वायु तथा भोजन दोनों का ही संवहन करती है। अब भोजन यहाँ से कहाँ पे आया, ग्रास नली से आमाशय में आया। अभी आमाशय में आप बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन अभी केवल आप इंपॉर्टेंट चीज़ें जानिए कि आमाशय में पहला वाला पार्ट क्या होता है, इसको हम कार्डियक कहते हैं। आमाशय का पहला पार्ट जो होता है उसको हम नाम देते हैं क्या, कार्डियक। और कार्डियक में सिक्रेशन होता है किसका, HCl का। HCl का दो काम है, एक हमारे भोजन को जीवाणुरोधी बनाना और दूसरा हमारे भोजन को अम्लीय करना। अब भोजन अम्लीय हो गया, अब भोजन कहाँ पर आता है, कार्डियक के बाद दूसरा वाला पार्ट क्या कहा जाता है, फॉन्डिक।
दूसरा पार्ट हमारा होता है आमाशय का फॉन्डिक। अब भोजन फॉन्डिक में आता है और फॉन्डिक में से कांटे नुमा संरचना पाई जाती हैं और इस संरचना का काम क्या होता है, ये भोजन को रोक कर रखता है। यानी भोजन को अगर पूछा जाए कि बताइए भोजन सबसे ज़्यादा हमारे किस पार्ट में रहता है, तो आमाशय में रहता है। और अगर डीप क्वेश्चन पूछ लिया कि आमाशय के किस पार्ट में भोजन सबसे ज़्यादा देर तक रहता है, तो आमाशय के किस पार्ट में भोजन सबसे ज़्यादा देर तक रहता है, बीच वाले पार्ट जो फॉन्डिक है, यहाँ पर भोजन सबसे ज़्यादा देर तक रहता है। सबसे लास्ट वाली संरचना हमारे आमाशय की होती है कौन सी, पाइलोरिक। और पाइलोरिक में पाई जाती हैं क्या, जठर ग्रंथियाँ। पाइलोरिक में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती हैं। उसके बाद भोजन कहाँ पर आता है, पाइलोरिक वाले पर। अभी आपको ये भी बताना है, आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि भोजन के किस अवयव का पाचन कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है, कहाँ पर प्रोटीन का। इसका आपको एक लिस्ट दिया जाएगा, यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे, वहाँ पर आप चीज़ों को जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आप पेज देखो और आपको लिस्ट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाए कि कहाँ पर किस या फिर कौन सा एंजाइम किस कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन कर रहा है, वसा का पाचन कौन कर रहा है, प्रोटीन का। ये दोनों लिस्ट दी जाएगी कि कहाँ पर किस अवयव का पाचन होता है कितना परसेंट, और कौन सा एंजाइम किस भोजन के अवयव का पाचन करता है। ये दोनों चीज़ें एग्जाम में आती हैं, तो दोनों चीज़ें आपको इसके लिए बेफिक्र रहेगा, वो सब चीज़ें दी जाएंगी। यहाँ पर आप समझने पे कॉन्सेंट्रेट करिए कि भोजन, अभी आपको केवल ये पढ़ना है कि आहार नाल में कौन कौन से अंग हैं और भोजन कहाँ कहाँ से होकर जा रहा है। यहाँ पर पाइलोरिक में आया भोजन। अब यहाँ पर पाइलोरिक में जब भोजन आता है तो बाकी चीज़ों का तो तब भी मोस्ट ऑफ द मतलब जितने भी आपके भोजन अवयव हैं उनका पाचन हो गया है, लेकिन वसा का पाचन तब तक नहीं होता है जब तक वसा को जल में घुलनशील ना बनाया जाए। अब वसा को जल में घुलनशील बनाने के लिए आपको पता है कि आप जब कोई तेली चीज़ रहती है यानी वसीय चीज़ है यानी फैटी चीज़ है, उसको जल में घुलनशील बनाने के लिए हमेशा ज़रूरत होती है क्षार की। ठीक, आप देखे होंगे जब जैसे बर्तन है उसमें अगर घी लगा हुआ है, तेल लगा हुआ है, तो ये बर्तन तब तक नहीं साफ़ होता है जब तक डिटर्जेंट पाउडर या फिर कोई क्षारीय मतलब जो भी डिटर्जेंट है उस पर जब तक हम नहीं डालते हैं तब तक ये साफ़ नहीं होता है। तो डिटर्जेंट करता क्या है, इस वसा को पहले जल में घुलनशील बनाता है। अब ये जल में घुलनशील हो जाता है, बर्तन में जो लगा हुआ तेल है उसके बाद वो आराम से साफ़ हो जाता है। वही सेम टू सेम काम यहाँ पर होता है। वसा का पाचन तब तक नहीं होता है जब तक इसको कोई क्षार ना मिले, मतलब जब तक इसको कोई क्षार आकर वसा को जल में घुलनशील न बनाए। और वसा को जल में घुलनशील बनाने वाली प्रक्रिया को हम कहते हैं पायसीकरण, इसको याद रखिएगा। यानी जब तक वसा का पायसीकरण नहीं होता है तब तक वसा का पाचन नहीं होता है। अब वसा का पायसीकरण करने के लिए हमको क्षार की ज़रूरत पड़ रही है, तो लीवर कहता है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं क्षार की व्यवस्था करता हूँ। ठीक, लीवर करता है क्या, क्षार बनाता है जिसको हम कहते हैं क्या, पित्त रस। यानी अगर एग्जाम में आए तो बताइए पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है, तो पित्त रस का निर्माण होता है कहाँ पर, यकृत में। अब पित्त रस यकृत में बन गया। अब उस पित्त रस को यकृत को क्योंकि और भी ढेर सारे काम हैं तो उसको स्टोर करके नहीं रख पाता है, वो पित्त रस को बना कर दे देता है किसे, पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है। यानी एग्जाम में अगर आया कि पित्त रस का संग्रहण कहाँ पर होता है तो आप बताएंगे पित्ताशय में। अगर एग्जाम में आया कि पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है तो आप बताएंगे कहाँ पर, यकृत में। यानी यहाँ पर पित्ताशय में पित्त रस आ गया। अब पित्ताशय की कनेक्टिविटी कहाँ से रहती है, छोटी आंत में। ठीक है, अब पित्त रस का निर्माण हुआ और जैसे ही भोजन छोटी आंत के पहली वाले पार्ट में आया वहाँ से पित्त रस कहाँ पर चला गया, छोटी आंत में चला गया। यानी पित्त रस छोटी आंत में आया, यहाँ पर वसा जो था उसका अब पायसीकरण हो गया, यानी कि वसा जल में घुलनशील हो गया। अब वसा का पाचन आसानी से हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा अग्नाशय भी, इसका काम नहीं बताया गया है। यानी अग्नाशय का क्या काम होता है, तो अग्नाशय 3 तरह के एंजाइम का सिक्रीशन करता है। जैसे कौन कौन सा, जैसे ये पाचन करेगा लाइपेज का, ये पाचन नहीं मतलब सिक्रीशन, कौन कौन सा एंजाइम का सिक्रीशन करता है, श्रावण करता है, लाइपेज का, एमाइलेज का और ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है। अभी आपको बताया जाएगा कि लाइपेज किसका पाचन करता है, तो लाइपेज पाचन करता है किसका, वसा का, एमाइलेज पाचन करता है किसका, मंड का, और ट्रिप्सिन पाचन करता है किसका, प्रोटीन का। ठीक है, तो ये पाचक एंजाइम है, जो पूर्ण पाचक एंजाइम, इनका सिक्रेशन कौन करता है, अग्नाशय करता है। उसके बाद अग्नाशय भी इन पूर्ण पाचक एंजाइम्स को छोटी आंत में भेजता है और छोटी आंत में जो बचा हुआ भोज्य पदार्थ है उसका पाचन हो जाता है। यानी मनुष्य का पाचन अगर पूछा जाए कंप्लीट कहाँ पर होता है, तो मनुष्य का पाचन हमारी छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है। अभी आप छोटी आंत के 3 पार्ट पढ़ेंगे कि छोटी आंत में होता है आपका 3 भाग होता है, और सबसे लास्ट भाग आप पढ़ेंगे इलियम। ठीक है, इलियम में यानी अगर पूछा जाए मनुष्य का पाचन कंप्लीट कहाँ पर होता है, तो मनुष्य का पाचन छोटी आंत के इलियम वाले भाग में कंप्लीट हो जाता है। ठीक,
अब इलियम में यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद बड़ी आंत में भोजन को भेजा जाता है और बड़ी आंत में होता है क्या, भोजन का, जल का अवशोषण। ठीक है, यहाँ पर जितने मतलब जल था उस मतलब, क्योंकि हमारे अपचित भोज्य पदार्थ में जल का तो भी कुछ यहाँ पर काम हुआ नहीं था, और जल को अवशोषण करने का काम कौन करता है, बड़ी आंत। और अगर पूछा जाए बताइए शाकाहारी जंतुओं का पाचन कहाँ पर कंप्लीट होता है, तो क्योंकि बड़ी आंत में पाया जाता है अपेंडिक्स, और अपेंडिक्स का काम क्या होता है, अपेंडिक्स का काम होता है सेल्यूलोज का पाचन करना। और हमें पता है शाकाहारी जंतु सेल्यूलोज का ज़्यादा सेवन करते हैं। तो शाकाहारी जंतु जैसे हो गया गाय, बकरी, खरगोश, इन सब का पाचन आकर कंप्लीट होता है कहाँ, बड़ी आंत का जो पहला पार्ट जिसको हम सीकम कहते हैं, तो सीकम में आकर, क्योंकि सीकम में अपेंडिक्स है और अपेंडिक्स का काम है सेल्यूलोज का पाचन करना, तो शाकाहारी जंतुओं का पाचन अपेंडिक्स में कंप्लीट होता है। उसके बाद भोजन यहाँ से जाते हुए यहाँ पर जो अपचित भोज्य पदार्थ हैं मलाशय में इकट्ठा होते हैं, और उसके बाद समय समय पर गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल, यानी एनस के द्वारा उसका एक्सक्रीशन हो जाता है। तो ये आपका हुआ क्या, पूरा पाचन का एक तरह से कह सकते हैं कि एक इंट्रोडक्शन केवल है। ठीक, बाकी आपको एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसका पॉइंट यानी कि वन लाइनर जिस तरह से चीज़ें होती हैं, नोट्स जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ नोट्स, बाकी सारी चीज़ें आपको समय समय पर प्रोवाइड करवाई जाती रहेंगी। तब तक आप क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, और बाकी बात हुई आपके बाकी चैप्टर्स की, तो आपका थोड़ा स्पीड भी अब ज़्यादा रखा जाएगा कि सारे चैप्टर्स एग्ज़ाम आते आते आपके लगभग जीएस के, मतलब जीएस में जो सामान्य विज्ञान वाले पोर्शन के सारे पोर्शन जल्दी जल्दी आपका कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए आपको चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा। तब तक के लिए नमस्कार।